दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और लगातार नए नए मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं और सदन में लगातार एक गतिरोध पक्ष और विपक्ष के बीच में बना हुआ भी है। कभी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी गतिरोध पैदा होता है। कभी अंबेडकर जी को लेकर जो बातें सदन के अंदर आई उसको लेकर भी पक्ष और विपक्ष तो आमने सामने खड़े हो गए हैं और पूरे देश में उसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। लेकिन साथ ही ऐसे मुद्दे लगातार बने हुए हैं जो सदन की जो लगातार सेशन चलने की जो स्थिति है उसको गतिरोध उसमें पैदा कर रहा है। जैसे अडानी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश की राजनीति के अंदर इस समय, और राहुल गांधी कांग्रेस खास तौर से इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। और वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अडानी के संदर्भ में वह पूरी जो केस है उससे संबंधित जानकारियां सदन में बात आए और एक जांच कमेटी भी उसको लेकर बैठाए जिससे कि तमाम तरह की बातें सामने आए। भाई सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस को लेकर विपक्ष पे हमला बोल रहा है, तो तमाम तरह के मुद्दे राजनीति में उस समय देख रहे हैं। और खासतौर से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ है और उसमें जो बहुमत का बीजेपी के पास जो आंकड़ा है वह भी वैसे पार्लियामेंट में बेशक वो प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन वो आंकड़ा वह उस समय उपस्थित नहीं था वहां पे। तो ये तमाम तरह के राजनीतिक सवाल भी इस बीच में उठने लगे हैं। आखिरकार ऐसे कौन से कारण है जो कि पूरा जो उनका आंकड़ा है वह भी उस समय उपस्थित नहीं था। तो उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है और जब आज हमारी चर्चा भी है, हम जानेंगे बहुत ही वरिष्ठ सीनियर बिजनेस इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का आखिरकार तात्पर्य क्या है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और उसके क्या इफेक्ट बट क्या है। अच्छा, हिमांशु बिहानी जी गुजरात से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट भी और इंडिपेंडेंट बेंच जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो हिमांशु जी, क्या लगता है आपको जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आई है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें बहुत सारे इवेंट बट कहे जा रहे हैं। सरकार का पक्ष है कि इससे चुनावी खर्च बचेगा, चुनावी समय बचेगा और तमाम तरह के संसाधनों को एक साथ ही उपयोग करके बार बार जो उपयोग करने की जो स्थिति होती है उससे बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं। सरकार का तर्क ये है। वहीं विपक्षी दल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इस क्षेत्रीय राजनीति पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रीजनल जो पार्टियां उनके लिए उनके अस्तित्व में खतरा पैदा हो जाएगा और तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा है कि सपोज करो चुनाव एक साथ होता है, अगर 2 साल बाद 3 साल बाद सरकार गिर जाती है किसी भी राज्य में कहीं, तो वो बचे हुए समय के लिए दोबारा चुनाव होगा। तो ये भी अजीब सी स्थिति है। तो इसके लेकर आप किस तरह से पूरे विषय को देखते हैं और आपका आकलन किस तरह का है पूरे विषय पर, हिमांशु जी? जी नमस्कार। संवाद इंडिया के दर्शकों को, जो भी ये शो देख रहे हैं, आपको सभी को देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो क्या बोले, जिस तरीके से स्ट्राइकर डाला गया है लोकसभा के फ्लोर पे, तो उससे पहले मुद्दा कौन सा था? उससे पहले मुद्दा बिल्कुल अदानी को लेके चल रहा था। और आपके साथ ही कई मतलब डिबेट्स में ये बात भी हमने की है कि ये शीतकालीन सत्र में कुछ 15-16 बिल्स ऐसे, जिसमें वक्फ बोर्ड का भी बिल है, सब कुछ बिल है जो ये लोग पास करना चाहते हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का इसलिए डाला गया है ताकि विपक्ष एक तरीके से सट्टे में आ जाए। और कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से परिणाम आए, हरियाणा में जहां पे संघ ने 10,000 बैठकें की थी ऐसी बात आ रही है, और महाराष्ट्र में कुछ 60,000 बैठकें की थी ऐसी बात आ रही है, तो हमको लग रहा है, मतलब मेरा जो आकलन है, जो मुझे लग रहा है बतौर एज अ पत्रकार, एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट, कि सरकार से ज्यादा आरएसएस और संघ उतावला है वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए, ताकि उनकी विचारधारा वाली सरकार हमेशा के लिए कायम हो जाए। और एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो संघ तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, भले देश तैयार हो ना हो, भले विपक्षी पार्टियां तैयार हो ना हो, भले पक्ष तैयार हो ना हो। सबसे पहली चीज, अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो वहां पे आप बोल रहे हैं कि स्थानिक जो इकाइयां होती है उसके चुनाव, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव सब आप साथ करेंगे। चलिए, राज्यसभा में तो आप नॉमिनेट करते हैं, लेकिन कुछ आंकड़ों पे गौर कीजिए। विधानसभा, जितने भी 28 राज्यों की जो विधानसभा है, उसमें कम से कम 4,131 कैंडिडेट्स आपको चाहिए रहेंगे। लोकसभा में आप 88 सीट्स भरनी है तो आपको उस तरीके से कैंडिडेट्स चाहिए रहेंगे। तो किसी भी पार्टी को विधानसभा और लोकसभा को लेके कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन में 5,000 कैंडिडेट्स चाहिए रहेंगे। 5,000 राजनीति को समझने वाले, कानून को समझने वाले, आई मीन ये हमारा जो संविधान है भारत देश का, उसको समझने वाले ऐसे स्टेट्समैन, पॉलिटिशियंस कहाँ मिलेंगे आपको? जिस तरीके से बयानबाजी हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लेके,
लोकसभा के फ्लोर पे। अभी आपको लग रहा है कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो अगर ऐसे नेता आए, ये कोई समझ लीजिए ये कोई कार्यकर्ता नहीं है जिन्होंने कहीं पे किसी मैदान में ये बोल दिया हो, लोकसभा के फ्लोर पे बतौर गृह मंत्री ने ये बोला है। और ये जिस तरीके से घमासान तूर पकड़ रहा है राजनैतिक तरीके से, कल 2 मृत्यु हुई है, क्या आपको लग रहा है कि ऐसी चाल चरित्र वाले नेता या जो राजनीति को समझ सके ऐसे नेता हमारे पास बचे हैं अभी? तो सबसे पहली चीज चैलेंज तो ये है। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर लॉजिस्टिकली ये सब करना है तो इतने ईवीएम्स आप कहाँ से लाएंगे, इतनी सिक्योरिटी फोर्स आप कहाँ से लाएंगे? और जब आप स्थानिक इकाई के, विधानसभा के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी के चुनाव साथ करेंगे, तो क्या मतलब ईवीएम का ऐसे पूरा मजमा खड़ा करेंगे वहां पे कि ये लोकसभा के लिए है, ये उसके लिए, उसके लिए, मतलब बंदा जाके 10 बार क्या बटन दबाएगा वहां पे? यही काम करना है किसी भी इंसान को? कम से कम अगर आप ये चुनाव करते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति को, क्योंकि एक हमारे जैसे शहर में यहाँ पे वार्ड है जहाँ पे 3 कैंडिडेट्स होते हैं, तो मुझे लोकसभा में एक बार बटन दबाया, विधानसभा में एक बार बटन दबाना है, यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स जो है उसमें मुझे बटन दबाना है, और बाद में जाके मुझे जो भी है स्थानिक इकाई का वहां पे भी करना है। तो क्या कुछ काम नहीं है इस देश के पास? और आप बोल रहे हैं 1.5% इकोनॉमी बढ़ेगी। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले लीजिए, $5 ट्रिलियन की 1.5% मतलब क्या हुआ? तो वो तो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। आप बाबुओं को कहिए कि राज्य सरकार की जो परिवहन की बसें होती है उसमें जाए। आप मंत्रियों को कहिए कि राज्य सरकार की जो परिवहन की बस होती है उसमें जाए, विधानसभा में जब भी सत्र होता है तब। लोकसभा में जब जाना हो तो दिल्ली ट्रेन में जाए या बस में जाए, प्लेन में ना जाए। खाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो मैटर होती है, जहाँ पे क्रिमिनल्स जो है व्हीकल्स लेके भागते हैं, जो भी होते हैं, वहां पे व्हीकल्स दीजिए। बाकी सब जगह पे ये खर्चा ही काटना है तो ये कीजिए ना। यहाँ पे हमारे जूनागढ़ में एक एमएलए हुआ करते थे, महेंद्र मशरू, वो एसटी बस, मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस है उससे जाते थे। जूनागढ़ के एमपी थे, गांधीनगर जाना था, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कम से कम एसटी बस के जरिए ट्रैवल करते थे। तो अगर खर्चा ही काटना है, 1.5% इकोनॉमी बढ़ानी है, तो उस तरीके से कीजिए। और वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद ये देश गर्तता में चला जाएगा, एक डार्क एज शुरू होगी। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, बतौर एज अ जर्नलिस्ट। जो भी मैं देख रहा हूँ दुनिया में जो हालात है अभी फिलहाल, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स जिस तरीके से काम कर रही है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स के साथ जो ओलिगार्ड्स और ये खूनी कैपिटल्स जिस तरीके से मिलके कैपिटलिस्ट जो काम करते हैं, ये देश गर्तता की तरफ चला जाएगा। सिर्फ 2 ही वर्ग रहेंगे, मास्टर क्लास और स्लेव क्लास। ये कुछ आज देखिए, भारत की जीडीपी अगर आप देखेंगे, पर कैपिटा जीडीपी, तो $2,600 के आसपास या उससे भी कम है। उसमें अगर 100 फैमिलीज का आप निकाल लीजिए तो ये $2,600 प्रति सालाना से भी कम आती है। उसमें आप ये वन नेशन वन इलेक्शन डाल के आप ये करना चाहते हैं कि वन नेशन वन लीडर, तो आप कहीं ना कहीं इसको नॉर्थ कोरिया बनाने की कगार पे जा रहे हैं। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो भी जी, जी। सकता हूँ। अच्छा करे सरकार तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है लैला, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि संघ को ज्यादा इसकी जल्दी है, क्योंकि ये अपनी विचारधारा इस पूरे 141 करोड़ के ये जो देश है, 141 करोड़ की पॉपुलेशन वाला, उसके ऊपर अपनी विचारधारा और अपना स्वार्थ जमाना चाहते हैं। अच्छा हिमांशु जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जी, जी। चलिए वन नेशन वन इलेक्शन हो भी गया, आप नौकरियों की गारंटी देते हैं, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी उसकी गारंटी देते हैं? आपने 10 साल पहले बोला था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, इसलिए कोई आपका भरोसा नहीं करता है। क्योंकि जब 1 करोड़ 10 लाख नौकरियों की जरूरत थी तब आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां, तो लोगों ने आप पे भरोसा किया, सोचा कि आप नौकरियां क्रिएट करेंगे। उल्टा आपने नोट फाड़ दिया, जीएसटी ला के पूरा का पूरा बाजार खत्म कर दिया। और उसके ऊपर जिस तरीके से आपने मतलब एक वो जो बोले, जो क्या बोले, क्रूनी कैपिटलिज्म को जिस तरीके से आपने बढ़ावा दिया है, किसी एक कंपनी को एयरपोर्ट्स दे देना, पोर्ट्स दे देना, सब कुछ दे देना, तो भरोसा नहीं है पब्लिक को भी आपके ऊपर। आप सोचते हैं ठीक है पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या कर लेगी, लेकिन आप देश की राजनीति को ऐसी कगार पे आज ला के खड़ा कर दिया है आपने कि यहाँ से देश की पूरी राजनीतिक करवट बदल सकती है।
ये पूरा का पूरा देश एक तरीके से गुलामी की जंजीरों की तरफ जकड़ा जाएगा। अब तक हमको कहा जाता था हिंदू खतरे में है, ये इनका नारा था जो सत्ता में बैठे इनका। लेकिन मैं बहुत सटीक तरीके से मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही गुलाम बन जाएंगे और उसका कोई मालिक नहीं होगा भगवान के अलावा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बतौर जर्नलिस्ट मैं ओपिनियन रख सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं गलत हूं ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन जो जो हालात मैं देख रहा हूं दुनिया में, जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है, ये उसी की नकल करने की बात है। और ये नकल बिना अकल की है, ये भी समझ लीजिएगा आप। ये सिर्फ सत्ता में टिके रहने के लिए ये एक तरीके से ये पासा फेंका गया है। और अगर ये पास हो गया ये बिल, तो ये देश गुलामी की जंजीरों में, यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के युवान है, सबके सब जकड़े जाएंगे। अभी भी आपके पास मतलब आप अगर वोट करने जाते तो आप वोट डालते हैं, फिर भी आपने देखा है किस तरीके से परिणाम आते हैं। मैं इतना मानता हूं इस देश में आम आदमी का इतना जमीर है कि जो समझता है कि पिछले 10 साल से लगातार उनसे झूठ कहा जा रहा है, एक या दो खाली उद्योगपतियों की ये सरकार है, ये बहुत क्लियर बात है। विपक्ष का नेता रास्ते पे खड़ा है इस मुद्दे को लेके कि यहाँ पे भ्रष्टाचार कितना है, यहाँ पे महंगाई कितनी है और यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है। ऐसा कोई जन आंदोलन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 17 सालों में या एनडीए के कोई घटक बल ने किया नहीं है प्रजा के लिए। यहाँ पे प्रजा के लिए कोई लड़ रहा है, ये बहुत क्लियर बात है। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया तो आप लिख लीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं भगवान से जी जी। प्रार्थना करता हूं मैं गलत साबित हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं गलत साबित नहीं होऊंगा। ये देश गर्तता की तरफ चला जाएगा, ये देश गुलामी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। और एक पूरी की पूरी एक सत्ता की धुरा, मतलब यहां तक ये बात आ रही थी अब तक कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ये तो बेसिकली कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। और अब वो सत्ता में बैठना चाहते हैं, और सत्ता में उस तरीके से बैठना चाहता है कि पूरी की पूरी बाकी की जिंदगी भारत की जो प्रजा है वो गुलाम बन के रह जाए। आपने 10 साल में क्या किया? किसानों की आय बढ़ाई, नौकरियां जनरेट की, और आप वन नेशन वन इलेक्शन लाके चलिए, गारंटी दीजिए क्लाइमेट चेंज की समस्याएं दूर हो जाएगी। क्या दिल्ली में पोल्यूशन कम हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन लाने से? वन नेशन वन इलेक्शन लाने से क्या आप 2 करोड़ नौकरियां जनरेट कर पाएंगे? आप सिर्फ यही एक दिलासा दे दीजिए कि हर 5 साल अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं तो आप नोट फाड़ नहीं देंगे। आप पूरे की पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हालत देखिए, कंट्री की इकोनॉमी टूटी हुई है, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के कॉफर्स में पैसा आ रहा है, लेकिन पब्लिक की जेब से पैसा जा रहा है। उसमें आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एक तरीके का ऑथोरिटेरियन माहौल बनने जा रहा है इस देश में। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन पास हो गया तो ये मेरी बतौर एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट जो चीजें दुनिया में हो रही है, जहां पे मतलब बड़े बड़े जो उद्योगपति है जो सरकारों के साथ मिलकर जिस तरीके का गलत काम कर रहे हैं और वहां पे आवाज नहीं उठती है, ये मैं आपको कहने जा रहा हूं। और जी जी जी। आज कल मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन भी कर लिया, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में होता है कि बैंक के कुछ 3 लाख 4 लाख सभासद होते हैं, लेकिन वोट देने का राइट सिर्फ 300 या 400 लोगों को होता है। तो वो पैनल ड्रिवन इलेक्शन की भी आप यहाँ पे बाद में कर सकते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद। तो पूरा का पूरा 141 करोड़ लोगों का जो गवर्नमेंट को बदलने का या गवर्नमेंट को चुनने का हक है लोकतांत्रिक तरीके से, वो आप खत्म करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसको समस्या है? हमको तो कोई समस्या नहीं। यूपी में इलेक्शन है, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? गुजरात में इलेक्शन है, हमें क्या प्रॉब्लम है? महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हमें क्या प्रॉब्लम है? 1.5% इकोनॉमी बढ़ाएंगे। 1.5% क्या, आप 10 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाए। आपने 10 साल के अंदर इकोनॉमी तोड़ दी है। समस्या आपको है, क्योंकि आपको इलेक्शन में व्यस्त रहना है। कहां से दुनिया के लीडर्स आपने कभी देखे कि छोटे के छोटी इकाई के प्रमुख इलेक्शन में भी उनका नाम पे इलेक्शन हो? तो आपको इलेक्शन में व्यस्त रहना है, आपको प्रजा का काम नहीं करना है, आपको विदेश घूमना है, इसलिए आप ये वन नेशन वन इलेक्शन लेके आ रहे हैं। मत कीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं, आपको भरोसा है कि आप काम कर रहे हैं, तो प्रजा आपको मत देगी। आपको क्यों जाके हर रैलीज में भाषण देना है? और वहां जाके भी आप भाषण नहीं देते, आप धार्मिक उन्माद जगाते हैं, कम्युनिटीज के बीच प्रॉब्लम हो ऐसी बातें करते हैं। न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, इनके अधिकारियों को जागना पड़ेगा। अगर ये हो गया
तो ये समझ लीजिए देश गर्कता की तरफ जाएगा और बिल्कुल। इस गुलामी के काल से कोई आपको मुक्ति नहीं दिला पाएगा। अच्छा हिमांशु जी, कुछ बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसा आपने बड़े विस्तार से पूरे विषय को परिभाषित भी किया है। इसमें क्षेत्रीय राजनीति को लेकर जो आशंकाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीति और क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है, क्योंकि जब दोनों इलेक्शन पार्लियामेंट और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे, हालांकि कहा जा रहा है कि जो नगर निकाय के चुनाव हैं वह एक महीने बाद या कुछ समय के बाद होंगे, वो एक साथ इसके साथ नहीं होंगे, अभी ऐसी चर्चा भी है। लेकिन बात यह है कि अगर पार्लियामेंट और विधानसभा के असेंबली के चुनाव एक साथ होते हैं, तो एक तो बात यह कि जो टाइम होता है वोट डालने का, जब हम देखते हैं कि एक बूथ पर अगर 1500 वोट है, वो अगर 1 मिनट लगता है एक व्यक्ति को कम से कम वोट डालने में ईवीएम पर जाकर, तो जो टाइम है वोटिंग का क्या वो बढ़ाने का प्रावधान है। और क्योंकि जब दो मशीन पर अगर माने, दो मशीन की मान लेते हैं, विधानसभा और संसद की पार्लियामेंट की मान लेते हैं वोट, दो बटन जब दबाएगा तो उसमें टाइम तो उसका स्पेंड होगा, और तो एक बूथ तो के वही टोटल। वही वही बात है ना, इसलिए मैं बोल हाँ, रहा हूँ आपको कि तो टोटल 141 करोड़ लोगों की जो वोट करने की ताकत है उसको छीनने की बात है। अगर उसमें कोई टोटल वोट लॉजिक की नहीं अगर, है। यही हाँ, बात आएगी बाद में कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप एक काम कीजिए, आपका जो इकाई है, आपका वार्ड है, उसमें से 10 लोग जो है वोट देंगे, तो मतलब आप 10 लोगों को ही खरीद लेंगे। तो आप पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त करने जा रहे हैं। ये आप लिख लीजिए ये। और दूसरा, आप वही ना कि स्थानीय बट पार्टियों टाइम को या तो भी टाइम खत्म, बढ़ाएंगे। आप स्थानिक पार्टियों को मात्र खत्म नहीं करें, आप स्थानिक मुद्दों को भी खत्म कर देंगे। आप सिर्फ बाद में इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा जो आर्टिकल 370 का मुद्दा, उसके ऊपर आप लड़ेंगे, क्योंकि सब चुनाव जब एक हो जाएंगे तो स्थानिक मुद्दों के ऊपर कौन जो उसमें तवज्जो देगा। तो दोनों हो जाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं नहीं, ये अब ऐसा हो गया है। देखो प्रशांत जी, बहुत क्लियरली मैं मानता हूं, जिस किसी को भी मुझे गोली मारनी है मार दे, जिस किसी को मुझे जेल भेजना है भेज दे, जो करना है करे। ये लिमिट के बाहर अभी जा रहा है। ये अभी लिमिट के बाहर जा रहा है। ये जो इनका जो जो सत्ता के लिए जो इनका जो सत्ता की जो लालसा है ना, ये लिमिट के बाहर जा रही है। और ये करके अगर मान लीजिए कल को ये आपने कर भी लिया, आप सत्ता में भी आ गए, कल को आप सत्ता में नहीं रहे और किसी ने आपकी सिस्टम हाईजैक कर ली, जैसे जवान फिल्म में वो दिखाया है, कोई ओलिगार्च होता है वो हाईजैक कर लेता है पूरी सिस्टम, तो इस देश में किसका राज आएगा। चलिए, आप मतलब बहुत पावरफुल मानते हैं अपने आप को कि आप बहुत पावरफुल है, आप तो मतलब सत्ता में आए तब से आप अपने आप को पावरफुल मानते हैं। आप कोई पावरफुल नहीं थे, आप झोला लेके ही घूमते थे। आपकी असल औकात झोला लेके ही घूमने की थी, बराबर है। आप सत्ता में आने के बाद ही अपना सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं कि हम तो ये, हम तो वो है। तब से पहले आप सॉफ्ट टोन में बात करते थे, आप में बात करने की भी मतलब वो एक लहजा भी नहीं था आपका। लेकिन कल को अगर ये आप यहां से हट गए तो आपके नीचे ऐसे नेता है, आपकी नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप है जो हैंडल कर पाएगी इस चीज को। और देश में किस तरीके का घमासान मच सकता है, अंदाजा है आपको, जब आप एक पूरा का सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के हाथ में दे देंगे। तो यहां पे आप चाइना या कोरिया बनाने जा रहे हैं। ये मैं पर्सनल तरीके से, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट में ओपिनियन रखने की मुझे पूरी की पूरी आज़ादी है, मुझे पूरे की पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। मैं जिस तरीके से स्टडी कर रहा हूं दुनिया के हालात, दुनिया की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, देश के हालात, जिस तरीके से फ्लोर से जो भाषण दिया गया है, जो बातें हुई है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को लेके, ये चीज़ है बहुत क्लियर है कि आप ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ट्रिगर करना चाहते हैं कि आप कुछ भी करके ये लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया आपकी लोकप्रियता घट रही। 240 ऐसे नहीं आती आपके पास, और सामने 234 नहीं बैठते आपके सामने। ये 234 इसलिए बैठे कि आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और ये झटका से आप मतलब सीख के काम करने की बजाय आप इस देश को गुलामी की तरफ घसीटना चाहते हैं, अपने कुछ 20 करोड़ जो आईटी आर्मी है उसके जरिए। पावर अच्छा। करप्ट्स, एब्सोल्यूट जी। पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, स्थानिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक खतरनाक तरीके का पॉलिटिकल और राजनीतिक एक्सपीरियंस है। और मुझे गारंटी दीजिए कि आपके जो शासक आएंगे वो चाल चरित्र वाले होंगे। यहां पे हमने देखा है कि शासक जो है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि यहां पे आपके कॉर्पोरेटरों का भी चाल चरित्र नहीं, आपके कॉर्पोरेटर भी व्यभिचारी है।
डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं हर एक स्टेट में। यहाँ गुजरात में डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं। यहाँ वडोदरा में नवरात्रि के माहौल के टाइम पे एक लड़की का खुलेआम रेप हो गया वडोदरा में। कभी नवरात्रि के टाइम गुजरात में ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार हुआ है। यहाँ पे इतना ड्रग्स पकड़ा जाता है। यहाँ पे 6,000 करोड़ का एक बंदा पूरा का पूरा वो खेल करके बनासकांठा में तो वो चला गया पॉन्जी स्कीम लेके। नोटबंदी के बाद थैले भर भर के रुपये आते थे, तो क्या हुआ? आपने जो कमिटमेंट्स दिए थे उसका हुआ क्या? और डबल इंजन की सरकार में अगर ये हालात है, क्राइम इतना अप है, सब कुछ है, यहाँ पे कोई मतलब गवर्नेंस का कोई माहौल नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, तो आप 4 इंजन की सरकार बना के क्या करेंगे? पब्लिक को तो मतलब आप बिल्कुल एक तरीके से गुलामी की बेड़ियों में डाल देंगे। कोई बोल नहीं पाएगा, कोई सवाल नहीं कर पाएगा आपसे। पब्लिक को समझना है इन चीजों को। अच्छा हिमांशु जी, अगर हम बात करें पार्टी के अंदर भी कहीं विरोधाभास है बीजेपी के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह से मुझे व्हिप जारी मुझे होने नहीं के लगता है, मुझे नहीं लगता है पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी के अंदर ऐसे लोग अभी आ गए। देखिए यहाँ पे जनसंघ जब हुआ करता था, जनसंघ के जमाने में पहली सीट गुजरात के विधानसभा में यहाँ राजकोट से स्वर्गीय श्री चिमन भाई शुक्ला करके थे। वो तब से कहा जाता है कि जनसंघ का सिंबल दीपक था। तो बोलते हैं कि जनसंघ का पहला दीपक गुजरात की विधानसभा में अगर जला हो तो वो राजकोट से प्रगटा था, स्वर्गीय श्री चिमन भाई शुक्ला के स्वरूप में। वकील थे, लोगों का काम करते थे। काली रात को आप उनके घर पे जाओ, कांग्रेस का तपता सूरज था सत्ता में, राज्य में, केंद्र में। यहाँ पे चिमन भाई बैठे थे। यहाँ पे 50 साल के लिए राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए करीब से देखा है, मैं राजकोट से हूँ, मैंने चिमन काका के साथ भी इंटरेक्ट किया है एज अ विद्यार्थी काल में मेरे। तो मैंने देखा है कि लोग आते थे उनके घर पे, फोन करते थे कि काका बस नहीं लगी है, रात को 2 बजे कहीं नजदीक जाना है, मोरबी या गोंडल, बस नहीं है, वो इतने लोग हम गए, ऊपर से आने वाली बस लेट है। तो वो जो वायर्ड टेलीफोन है वहां से फोन करते थे, सत्ता में हो या ना हो, डेपो मैनेजर को, और बस लगती थी 20 मिनट के अंदर डेपो में, और जो भी जितने लोग हैं जहां जाना था गोंडल या मोरबी बैठ के चले जाते थे। आज इनके सब नेताओं के पास सेल फोन, इनका फोन कोई नहीं उठाता है। ये इनके नेता बिके हुए हैं। इनके नेताओं को सिर्फ सत्ता लालसा है और कुछ नहीं है। समाज की सेवा नहीं करनी है। वो चला गया वो काल जब जनसंघ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया था उसमें चिमन भाई थे, जिनका ये क्या अंत्योदय और आम लास्ट माइल तक पहुंचना है। ऐसे नेताओं की पूरी जो मतलब पीढ़ी थी वो खत्म कर दी है इन लोगों ने, जो सत्ता में बैठे लोगों ने अभी नहीं बिठा दिया है मार्गदर्शक मंडल में ऐसे नेताओं को, जिन्होंने भाजपा की एक जमाने में धुरा संभाली थी। जनसंघ से भाजपा की तरफ किस तरीके से लेके आए थे, क्या संघर्ष किया था उन्होंने। तो ये यहाँ पे अंदर कुछ है नहीं, अंदर ये पूरा का पूरा, मैंने जैसे कहा आरएसएस को मुझे लगता है ज्यादा इंटरेस्ट है ये चलाने में, तो ऐसा मामला मुझे लग रहा है कहीं। राय साहब एक लाइव में हूँ, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, मैं बात करूँ? हाँ ठीक है, ठीक। जी तो ये बिल्कुल। मामला है। जी जी। अच्छा, जैसे कि अडानी का भी लगातार इशू बना हुआ है और राहुल गांधी खासतौर से कांग्रेस पूरी इस विषय को छोड़ने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से अमेरिका में भी जो खबरें आ रही हैं वह भी अडानी ग्रुप के लिए तो बड़ी चिंताजनक है। लगातार उनके लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी बड़ी संकट उनकी लगातार बिजनेस को लेकर आ रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, वर्तमान स्थिति में किस तरह का डेवलपमेंट उनके लिए सामने हो रहा है, और इसकी चुनौतियां जो लगातार बढ़ रही हैं उस पर अडानी के साथ साथ क्या बीजेपी और उनका शीर्ष नेतृत्व भी लगातार सवालों के घेरे में लगातार बना रहेगा? क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल, देखिए अडानी का वही मैंने कहा ना, स्टार्टिंग मैंने कहा से किया कि वन नेशन वन इलेक्शन का स्ट्राइकर लोकसभा के फ्लोर पे क्यों डाला गया है, क्योंकि अडानी का मुद्दा था। अब वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा मुद्दा है कि जहां पे आपको डिबेट करना पड़ेगा, और अगर डिबेट नहीं होगा और मान लीजिए वहां पे उन्हीं की मेजोरिटी से पास हो गया, हालांकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी करने, ऐसे पास नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए ये लोग बहुत दो तिहाई की है। चालाक लोग हैं ना जो बैठे हैं सत्ता में, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मौका देके ऐसा किया है कि अदानी का मुद्दा साइड में रह जाए। ये अगर पास हो गया तो उनका तो विन विन सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में अदानी का मुद्दा भी चला जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये अगर पास हो गया, समझ लीजिए ये बिल वन नेशन, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सब कुछ साइड में दरकिनार करके ये वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले पे सटीक एकजुट हो। तरीके से कुछ भी करके इसका उसको पास नहीं होने देना है विपक्ष को। अगर ये हो गया तो अदानी तो भूल जाइए, फिर अदानी का नाम लेते जैसे 440 वोट का झटका लगता है स्पीकर को अभी, तो वो भूल जाइए अदानी की। तो अदानी 100 अदानी पैदा होंगे अगर ये बिल पास हो गया तो। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन पास हो गया तो 100 अदानी पैदा हो गए, ये लिख लीजिए आप। यही व्यवस्था में से
और शायद वो 100 अदानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर भी तैयार बैठे हो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको भी और मुझको भी पता नहीं है। तो कांग्रेस को मुझे लगता है हर मोर्चों पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि गलियों में वो लड़ाई अभी शुरू कर दी इन्होंने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके जो टिप्पणी हुई है अमित शाह के द्वारा, उसको लेके इनको लड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया में भी, क्योंकि सोशल मीडिया में परसेप्शन बनना शुरू हो गया है कि इससे खर्चा कम हो रहा है। खर्चा कम करना है तो यूनिवर्सिटी का हर एक वाइस चांसलर को बोलिए बस से आए, सिटी बस से। खर्चा ही कम करना है तो जो व्यवस्थाएं दी जा रही है उन सरकारी अधिकारियों को, उनके बंगले गाड़ी जो भी, उनको एक 1 BHK का फ्लैट दे दीजिए, बिल्कुल। उनकी जगह पे जमीन क्लीन करके स्कूल बना दीजिए। खर्चा ही अगर कम करना है तो ये पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक खर्चा है, पूरा का पूरा जहां पे सरकारी सुविधाएं मिलती है, वो खर्चा कम कीजिए। कोई IAS अधिकारी या जाता है आई मीन दिल्ली या मुंबई, बाद में वापस आता है तो उनको गाड़ी लेने के लिए खड़ी होती है। आप शादी के उसमें चले जाइए, किसी रसूखदार इंसान की शादी हो तो वहां पे लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियों का पूरा मजमा लगा पड़ता है। मिनिस्टर्स को जो फैसिलिटी दी जा रही है कैंसिल कीजिए। ये 141 करोड़ की आबादी का जो हक है उसको छीन के खर्चा कम करने की बात मत कीजिए। आप आए थे बड़े पैमाने पे 2014 में, 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। देख लिए आपके अच्छे दिन, चादर की परतों की तरह सड़कें की परतें खुलने लगी है। 65 लाख करोड़ का पूरा आउटलेट था, 18 लाख करोड़ आपने रोड्स में डाला। ये रोड का करप्शन दिख रहा है आपका, और अभी भी आपका पेट नहीं भरा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को हर मोर्चे पर लड़ना है, गलियों में लड़ना है, सोशल मीडिया में लड़ना है परसेप्शन बिल्टअप करने के लिए, मीडिया में भी लड़ना है, और यहां पे आपको लोकसभा के फ्लोर पे भी लड़ना है। मतलब कांग्रेस को भी तैयार हो जाना है। अगर ये बिल पास हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विरोध पक्ष होगा। सत्ता वाले तो चाहते हैं ये बिल पास हो जाए। अगर ये बिल पास हो गया तो इसकी जिम्मेदारी इतिहास में लिख लेना आप कि विरोध पक्ष इसके लिए उसके उसके माथे पे ही आएगा कि इन्होंने ये पास होने दिया। जी जी। अच्छा, विपक्षी एकता की बात लगातार कही जा रही है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में भी विभिन्न तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं कि वह ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो या शरद पवार हो, तो तमाम तरह की बातें भी लगता है कहीं कहीं विरोधाभास उनके अंदर पैदा हो रहा है। जैसे भी आपने कहा कि विरोधी पक्ष के माथे पे विरोधाभास पैदा नहीं, आपको विरोध करना पड़ेगा, वरना आपका आप वो लोग अपना राजकीय अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, समझो। उसमें तो फिर भी चलो मैं मानता हूं कि कुछ खरीद फरोख्त हो जाएगी, लेकिन पूरे भारत की लोकतंत्र की प्रक्रिया खतरे में है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया खतरे में है पूरे के पूरे भारत की, पूरा का पूरा भारत का लोकतंत्र खतरे में। मैं यही बता रहा हूं लगातार प्रशांत जी आपको अगर ये मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो नेटफ्लिक्स पे लैला करके जो वेब सीरीज है वो देख लीजिए। मास्टर क्लास होगा, स्लेव क्लास होगा, और उसमें प्रजा का शोषण हर तरीके से होगा, हर तरीके से, मानसिक, शारीरिक, पैसों के तरीके से, आर्थिक तरीके से, हर तरीके से शोषण होगा। और आपको पानी पीने का पानी भी, मतलब आप कहीं से प्याव से भी नहीं पी पाएंगे, उसके लिए भी पैसा भरना पड़ेगा, और सांसें लेने के लिए भी पैसा भरना पड़ेगा। ये जो बन रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन पार्क्स बना रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, आपको पता है ये क्या है ऑक्सीजन पार्क्स? तो उसकी तैयारियां है उन चीजों की दादा। विरोध पक्ष अगर 234 लोग इसका जम के विरोध करके अगर इसको पास होने दिया तो लिख लीजिए, इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा कि ये कायर थे। अभी विरोध पक्ष को ही अपना मसल दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है, और ये बिल भारत के हित में ये पास नहीं होने देना है, भारत के लेकिन एक बात, संविधान के हित में ये पास नहीं होने देना है, भारतीयों के हित में ये बिल पास नहीं होने देना है। ये आपने बड़ी गंभीर बात कही, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हम विपक्ष का जो रवैया देखते हैं उसमें अगर देखें एक या दो नेता ही खुलकर हर मुद्दे पर विरोध मुस्तैदी से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो दल हैं वह कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट में, अपने कहीं ना कहीं चीजों में लगे रहते हैं। तो ये जो मुद्दों पर बिखराव है विपक्ष का, ताज उनका इंडिया गठबंधन बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर एक उनकी राय बनकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि इसमें भी अगर हम देखें करीब 198 वोट विपक्ष में पड़े इस पूरे बिल के, तो 240 के आसपास जो उनकी शक्ति है इंडिया गठबंधन की, वो भी उसके आसपास अपना उसमें गैप दिखाई देता है सीधा सीधा ही। तो ये क्या संकेत है? जैसे आप बड़े सवाल उठा रहे हैं कि विपक्षी दल अगर एकजुट नहीं हुए इस पूरे मुद्दे पर तो इतिहास उन्हें भी नहीं माफ नहीं करेगा, उन्हें भी कभी। तो ऐसे में जो पूरा संख्या बल विपक्ष अपना उसमें उपस्थित नहीं दिखा सका, तो ये विरोधाभास दिखाता उनके अंदर।
नहीं, वही बात है, आपको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग देखो, ये लोग सत्ता में जो बैठे हैं वो आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, विपक्ष के नेताओं को वो सब करेंगे, वो अपना राजनीतिक जो भी है साम दंड भेद वो करेंगे। आपको एकजुट रहना है, आपको भारतीयों के लिए एकजुट रहना है, आपको भारत के संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहना है, आपको भारतीयों के उस हक को बचाने के लिए एकजुट रहना है। इतिहास आपको याद रखेगा, और अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इतिहास आपको माफ भी नहीं माफ करेगा। नहीं करेगा। अच्छा, इस समय जो गौतम अडानी का विषय है, जो अमेरिका की अदालत में लगातार पेंडिंग इस समय बना हुआ है, उसको लेकर किस तरह के जो नए डेवलपमेंट हैं, वह आपके पास क्या सूचना है? उसको लेकर किस तरह से इसमें गौतम अडानी या उनके जो 21 पैरोकार जो दिन पक्ष है। 21 दिन में जो इनको जवाब देना था वो 21 दिन पूरे हो गए। दिसंबर की 11-12 तारीख को। अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई बातें नहीं है कि उन्होंने क्या खुलासा किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन जो समाचार जिस तरीके से आ रहे हैं कि कुछ कंपनियों को 300% पेनल्टी दी गई थी, जो बातें आ रही है, जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इंडियन रेलवेज में कुछ घूस देने की कोशिश की थी, मूग आईएनसी करके उनकी जो कंपनी इंडिया सब्सिडरी यहाँ पे, तो 300% मतलब 300 गुना लगान, मतलब ऐसा हो जाता है कि ये 300 गुना लगान किस चीज़ का था। अगर ये मान लीजिए कि अदानी के केस में ऐसे 300 गुना लगान की बात होती है तो क्या होता है, ये जो रिश्वत दी गई थी 2100 करोड़ की, उसका 300 गुना लगान, अगर उसका 300 गुना लगान होता है तो 6.30 लाख करोड़ अदानी ग्रुप को देना पड़ेगा कोर्ट्स में। तो 6.30 लाख करोड़ मतलब उनका ऋण अभी ऑलरेडी 1.5 से 2.25 लाख करोड़ के बीच है। तो वो कहाँ से लेके आएंगे? तो ये चीज़ों की वजह से अदानी ग्रुप के शेयर्स जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। और जीक्यूजी जो इनका पार्टनर था ऑस्ट्रेलिया में, उसके भी शेयर्स टूटे हैं। तो वहाँ पे भी कोई होस्टाइल टेक ओवर की खबर आ रही है कि होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जीक्यूजी के जरिए वो लोग अदानी के बोर्ड रूम में बैठ जाए और फिर वो डिसीजन उस तरीके से ले। मतलब कोई चाहता है अदानी में अपना हिस्सा खरीदना। अब वो कौन है, क्या है, वो तो अभी पता नहीं चल रहा है। मतलब अदानी में किसका पैसा लगा है, उसमें ज्यादातर इंटरेस्ट उस कॉर्पोरेट को है जो समझ रहा है कि भाई मैं इसमें रह गया हूँ, मतलब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में मैं रह गया हूँ और मुझे इसमें भी अपना मतलब मकाम बनाना है। तो ये कोई खेल रहा है, तो ये चीज़ें हैं। और अभी 31 जनवरी तक इनके 70 डेज खत्म होंगे, तो 70 डेज में बेसिकली ट्रायल पे जाना चाहिए। तो तब तक हमको देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्राडिएशन की प्रोसेस की बात आती है, वो कम्युनिकेशन आता है नहीं आता है, ये सब देखना पड़ेगा। और वो कम्युनिकेशन आने के बाद ये मजिस्ट्रेटल कोर्ट में जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा कि मेरिट क्या है, इसका भेजना चाहिए, एक्स्ट्राडिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उस पर भी लीगल जो पॉसिबिलिटीज है उसकी बात होगी। मतलब ये सब अभी कानूनी दाव पेच हो चुका है। और वहां पे भी मान लीजिए अगर ये बोलते हैं कि ठीक है आप एक्स्ट्राडिएट मत कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कीजिए, या ये बोल देंगे कि नहीं इसमें आपने तो कहा है लेकिन ये जो आपने जो एविडेंस दिए उसमें ये बात आ रही है कि इंटेंशन था, दी नहीं है, घूस घूस का देने का इंटेंशन था, जैसे जैसे महेश जेठमलानी ने और मुकुल रोहतगी ने कहा। तो ये भी हो सकता है कि ठीक है ये प्रूव नहीं हो रहा है तो हम इसको एक्स्ट्राडिएट नहीं करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी एक बात ये भी आ रही है, जब ये खबर आई बेसिकली कि 300 गुना लगान की जो बात है, उसके दूसरे दिन व्हाट्सएप पे ये भी खबर आई कि इनके भी ट्रेल है एफबीआई के पास कि इन्होंने पेमेंट दिया है, एलेज पेमेंट जो देने की बात है। और उसके बाद रॉयटर्स में एक स्टोरी आई कि जगन मोहन रेड्डी ने पैसा लेने से मतलब उनको एडवाइस किया गया था उनके बोर्ड वगैरह ने कि आप मत लीजिए पैसा, लेकिन इन्होंने पैसा लिया है। तो ये सब चीज़ें अभी एक दिशा में ऐसे जा रही है जहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट्स बहुत होगी, क्योंकि सब स्टेट ने बोल दिया कि हमने लिया नहीं है। अब स्टेट्स ने बोला हमने लिया नहीं है, मतलब आपने देने की तो कोशिश की थी, ये तो बात है लीगल तरीके से। तो ये भी चर्चा का मुद्दा बनेगा। और वहां पे उनके वकील, अमेरिका की कोर्ट के जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो वकील होंगे, जो वहां पे उनके इन्वेस्टर्स का किस तरीके से अपना फायदा देखना है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ के वकील गौतम अदानी को, उसकी कंपनी को बचाने की बात करेंगे। तो ये अभी कोर्ट और कानूनी दावपेच का मामला हो गया है। तो हमको वेट करना पड़ेगा ये किस दिशा में जाएगा, कैसे होगा, और तब मुझे जाके हमको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। बेसिकली देखिए सब जुडाइस मैटर है अमेरिकन कोर्ट में। तो कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। अगर वो लाइव स्ट्रीम होता है तो हमको देखना चाहिए, ताकि हम ऐसी चर्चाएं कर सके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मोटे मोटे तौर पे अभी ये इसका लीगल आउटकम क्या होगा, इसकी कोर्ट में दलीलें क्या पेश होगी, मुझे लगता है इसी के ऊपर हम सबको नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि जो कोर्ट में क्या होता है, किस तरह की वहाँ पे हेयरिंग चलती है, किस तरह की उनकी जो कार्रवाई चलती है, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष भी दिखाई देगा निकलता हुआ। और इन बातों से आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने दोनों जो अहम मुद्दे हैं देश की राजनीति में जुड़े हुए इस समय, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो या गौतम अडानी ग्रुप का मुद्दा हो,
उसको बड़े विस्तार से आपने उसको परिभाषित किया, बताया कि उसमें इफ एंड बट क्या है, किस तरह से राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक निहितार्थ हैं। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद आएगी, क्योंकि आपने जिस तरह से पूरी व्याख्या की है, तो उन्हें पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे कि आखिरकार इसके क्या नकारात्मक पक्ष हैं, किस तरह के इसके नहीं, असर। एक बात हम क्लियर कर दे यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाने हैं, एक तरीके से बिल्कुल बहुत सारी 391 की मेजोरिटी भी आपको दिखानी है, ऐसी कुछ बातें भी बिल्कुल। है। तो उस निटिग्रिटीज में मैं दो नहीं तिहाई पढ़ता दो हूँ, तिहाई लेकिन मैं बहुमत चाहिए। क्लियरली मानता हूँ, मैं उस निटिग्रिटीज में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वो तो जिसको सत्ता में बैठना है वो कर भी लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अगर ये पास हो गया तो भाई साहब भगवान ही आपका मालिक। बिल्कुल। भगवान ही हम सब का मालिक, आपका नहीं, हम सब का, हम सबका क्योंकि हम मालिक इस देश में ही सबका। रहने वाले हैं। भगवान ही हम सबका मालिक। मैं तुझे जो बोल रहा हूं, मेरा क्या हाल होगा, हश्र होगा, मुझे पता नहीं है, संभाल के रखिएगा। कोई मुझे गोली भी मार देगा, कोई मुझे मार भी डालेगा, जेल में भी डाल देगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये सच बोल रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन, और मेरा ओपिनियन देने का मुझे स्वातंत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसलिए मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि गर्तता की तरफ धकेलेगा देश को। क्योंकि जी जी आप जी। एक तरीके से पावर को सेंट्रलाइज करके किसी सत्ता या किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा को पूरे तरीके से पावर दे देते हैं। जब आप उसको पूरा का पूरा पावर दे देंगे तो वो क्या, कंज्यूमर लॉस कहां है आज इस देश में? आप मुझे बताइए। चलिए, कंज्यूमर हर जगह पे लूटा जा रहा है, कंज्यूमर लॉस है क्या इस देश में? तो इनके लिए ये मात्र महज ये जो पॉपुलेशन है वो आंकड़ा है, और कंज्यूमर्स है और मार्केट, ये बोलते हैं सब जगह पे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स कोई फॉरेन की कंपनियां लेने नहीं आएंगी, यही लोग लेंगे। तो ये अगर ये एब्सोल्यूट पावर आपने दे दिया इनको, तो भगवान ही हम सबका मालिक भाई साहब। ये बहुत ही गंभीर बात है, आपने कही, बहुत ही गंभीर आकलन भी है कि इस पे सबको विचार भी करना चाहिए, और और जो आपने दर्शक क्या कर हमारे। दिया है दूसरा, आपने क्या कर दिया, आपने पॉलिटिक्स में कोई भी आदमी, एरा गहरा नथु गहरा, कोई भी आ सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया है। तो अब यहां से जो लोग आएंगे वो कैसे आएंगे, ये कहना मुश्किल है। कल को मान लीजिए इसमें किसी, हमारे यहाँ तो जातिवादी समीकरण चलता है राजनीति में, कल को किसी एक जाति को लगा कि हमको सत्ता में आना है, और वो उस सिस्टम को जब मैनिपुलेट करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? चलिए बोलिए। तो कोई एरो गैरो नथु गैरो आ जाएगा राजनीति में देश की, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई भी उस लेवल पे बैठ जाएगा और चाहेगा वैसे वो चलाएगा। मतलब वो जो एक जमाना था ना, जहां पे सत्ता में बैठा इंसान दो तरीके के होते थे। एक मतलब आतता ही होता था पूरा का पूरा, एक प्रजा प्रेमी होता था। तो प्रजा प्रेमी तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है मुझे, ना ही हाल में और ना ही आने वाले दिनों में। तो ये पूरा का पूरा, और वो साइंस का एक लॉ है एंट्रोपी का, द डिसऑर्डर इन द सिस्टम इधर इंक्रीजेज और इट रिमेन्स कांस्टेंट। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ अगर ये कांस्टेंट भी रहता है तो भी वो बढ़ेगा ही। तो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर ट्रिगर कर दिया इन्होंने, डिसऑर्डर बढ़ेगा, और इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करना है आपको। आपको भगवान वो ताकत दे, सत्ता में बैठे वो लोगों को ताकत दे, मतलब सत्ता के सामने जो लोग बैठे विरोध पक्ष में, वो भी सत्ता में, तो उनको भी वो भगवान ताकत दे कि ये डिसऑर्डर को वो किसी भी तरीके से कंट्रोल करे। ये पूरा समुद्र मंथन वाला मामला है दादा, जहर कौन पिएगा यही देखना है अभी। बिल्कुल ठीक बात है, विष जहर कौन कौन पिएगा, विष। अपने गले में रखेगा ना, यही मामला है, ये समुद्र मंथन वाला ही मामला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सही आपने अंतिम टिप्पणी की कि समुद्र मंथन वाला मामला, और कौन विष विष को अपने गले में रोके रखेगा, ये बड़े सवाल हैं, और बड़े प्रशंसनीय इन्हीं बातों पर है कि आखिरकार व्यवस्था हमारी किधर जा रही है। और इन बातों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे गहराई तक इस पूरे विषय की व्याख्या की है, और मुझे विश्वास है हमारे से चर्चा जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।